Hello everyone, how are you all? This is Shruti Goyal from SRM classes. Before moving forward to the next topic, I would like to discuss with you a few points we have not discussed earlier. So these are, I think other assets I have not discussed with you now. Okay, so what do you mean by other assets? देखो, capital assets में हमने क्या डिस्कस किया था? Capital assets का मतलब होता है which create either liability or reduce assets. राइट तो हमने इसमें तीन टाइप के पढ़े थे. अदर एसेट्स रह गया था. अदर एसेट्स क्या है? अदर एसेट्स का मतलब यही है कि स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, ठीक है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, मतलब सरकार ने उनको बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया. तो जब बेच दिया तो उसके बदले क्या आया? पैसा, इनकम तो हुई, लेकिन क्या हुआ? बेच दिया तो अपने एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो गए, तो एसेट्स इसमें रिड्यूस हो गए. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका कैपिटल एसेट्स का पार्ट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ा था. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू वी हैव डिस्कस, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अगर आपको किसी के नोट्स चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है पॉइंट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. राइट, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अब हम क्या करते हैं, आगे डिफरेंस करते हैं. डायरेक्ट टैक्स मीन्स विच द पीपल पे टू द गवर्नमेंट, राइट, डायरेक्टली. मतलब कोई इंडिविजुअल, यानी कि मैं, मेरी इनकम हुई जो, मैं उस पर जो टैक्स पे करूंगी डायरेक्टली सरकार को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट है, लेकिन सिर्फ मुझ पे जो मेरी इनकम पे आएगा वो मैं कर सकती हूँ. राइट, वो ही मैं करूंगी. मेरा बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं होगा. मतलब अगर मेरी इनकम है या मेरी प्रॉपर्टी है तो उस पर जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बनती है वो मेरी है, मेरे बदले में कोई और नहीं पे कर सकता. राइट, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है टैक्स पे करने का. राइट, मेरी फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंज्यूम किया, कुछ गुड्स लेकर आए, कुछ सामान लेकर आए हैं, या हम बाहर रेस्टोरेंट में गए कुछ खाने के लिए, तो उस पर जो टैक्स पे करेंगे वो करेंगे तो हम, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती थी? वो उनकी पे करने की बनती थी जिम्मेदारी जिनके यहाँ हम बैठ कर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर या फिर जहाँ से सामान लेकर आए हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी रेस्टोरेंट में गए, राइट, रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया, अच्छा खासा 1000 रुपए का बिल हो गया, लेकिन जो बिल आया वो आप उसमें देखते हो ना, नीचे जीएसटी आता है, आप लोगों को सबको पता है, इतना परसेंट, 18% मोस्टली, या व्हाटएवर इट इज. तो वो बिल भी, वो जो जितने का आपने मेन्यू कार्ड से ऑर्डर किया था खाना, उसके ऊपर जो एड ऑन होकर टैक्स आपने पे किया है, आपको पे करना पड़ता है, आप लड़ नहीं सकते वहां पे. तो वो जो आपने पे किया है, क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो बर्डन आपके ऊपर नहीं था, वो उनका था जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो ओनर्स है, जो रेस्टोरेंट के ओनर्स है, जहाँ आपने बैठ के खाना खाया. ठीक है, तो वो बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि आपने कंज्यूम किया. राइट, कुछ वहां से गुड्स लिए या सर्विसेज लिए, तो इसलिए. जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, आप मूवी जाते हो तो सिनेमा में आपने देखा होगा बिल में, टिकट में भी जीएसटी होता है. तो ये सब चीजें उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन शिफ्ट हो सकता है. और डायरेक्ट टैक्स जो आप पे डायरेक्टली, आपके ऊपर या कंपनी के ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया होता है, वो आप डायरेक्टली पे करते हो, उसको बोलते हैं, उसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, उसको आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. मीनिंग देखो यहाँ पे, वही इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. राइट, यहाँ पे थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, सर्विस लेते हैं या गुड्स खरीदते हैं, उसके थ्रू. राइट, इम्पैक्ट लेवी ऑन एन इंडिविजुअल, डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे लगता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स. बर्डन मैंने कहा आपको शिफ्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स का, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है. देन नेचर, यस, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है उस हिसाब से स्लैब रेट्स, मतलब टैक्स रेट्स बढ़ते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, पहले कभी मतलब 5 लाख होता था, तो मतलब ऐसा होता है पूरे साल में आपकी 5 लाख या 7 लाख इनकम है, तो उस पर नहीं देना है, उसके बाद देना है. फिर 5%, 10%, 20%, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, स्लैब रेट चेंज होते रहते हैं. तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है पूरे साल की, उसके हिसाब से टैक्स रेट बढ़ते रहते हैं. प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो उस हिसाब से टैक्स लगता है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है. आप जो भी सामान खरीद के लेकर आएंगे या जो भी सर्विसेज अवेल करेंगे, जितने का भी है, जितना ज्यादा का है उतना आप ज्यादा पे करेंगे, मतलब सबको देना होता है. राइट, उस पर ऐसा नहीं कि आपकी इनकम कितनी है, आप कुछ खरीद के ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस पर टैक्स पे करके आ रहे हैं, जीएसटी पे करके आ रहे हैं. राइट, तो वो जो है वो अलग से नहीं लेते आपसे, गुड्स की वैल्यू में ही इंक्लूड हो जाता है. वो लिखा होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जीएसटी, तो वो वही होता है. तो ये इसलिए प्रोपोर्शनल होता है कि मतलब जितने का आपने सामान खरीदा उतने पे जितना टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो आप पे करके आएंगे. राइट, नेक्स्ट, इसका डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज होता है वो कितना होता है? लिमिटेड. लिमिटेड इसलिए क्योंकि हर कोई नहीं पे कर सकता ना, जिसकी इनकम जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, कम है, मतलब पूरे साल की, तो एग्जेम्पशन, उसको तो टैक्स देना ही नहीं है. ठीक है,
और यहाँ पे वाइड कवरेज क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ता है, हम सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो चाहे इनकम आपकी कितनी भी हो तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए वाइड रेंज है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वेल्थ टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स, ये आपको पता ही है डायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मतलब ये सब तो होता था, तो सेल्स टैक्स, वैट और ये सब अब नहीं लगता, सीधा कंबाइन क्या लगता है? जीएसटी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस टॉपिक से पहले हम आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस, ठीक है। मेजर डिफरेंस मतलब बेसिकली क्या, बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए क्या करा था हमने। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है ये जो क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी, which neither create any liability nor reduce asset, ठीक है। ना तो आपकी जो है लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, ना ही किसी एसेट को डिक्रीज करती है, ये पढ़ा था हमने। ये वो इनकम है सरकार की जिसमें पैसा आने पे ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी बनती है कि आगे पे करना है, ठीक है, और ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता कि उनको बेचना पड़े या कम होगा, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, पढ़ा था हमने। कैपिटल रिसिप्ट में हमने पढ़ा था इट क्रिएट्स इधर, ये हमेशा रखते डेफिनेशन में रखना, क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, ठीक है। या तो ये लायबिलिटी इंक्रीज करता है या एसेट डिक्रीज करता है, यही है कैपिटल रिसिप्ट। इनकम ऐसी बनती है अगर, तो जिसमें आपको आगे सरकार को लायबिलिटी का मतलब जो लिए लोन लिया है वो पे करना है, लायबिलिटी क्रिएट होगी, और या फिर एसेट बेचा है तो एसेट्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या होता है, ये कैसी होती है? रेगुलर इन नेचर, रेगुलर और रिकरिंग, मतलब बार बार होने वाली, नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस पे इनकम होती है उसको बोलते हैं, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब ये बार बार नहीं होती, ये बार बार नहीं होते, कभी नहीं होते। नेक्स्ट हो गया, इसकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं होती। रेवेन्यू मतलब हम नॉर्मली अर्न करते हैं, रिकरिंग इन नेचर होता है, एसेट नहीं बनती, लायबिलिटी नहीं बनता, एसेट इनकम होती, लायबिलिटी नहीं बनती, तो लायबिलिटी नहीं बनती तो कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है नहीं है, नो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इसमें आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, इसे फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आपके होते हैं। नेक्स्ट हो गया एग्जांपल, वही आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि टैक्स रिसिप्ट्स, और यहाँ पे आपके हो गए क्या, एसेट्स रिड्यूस हो गए या फिर बोरिंग्स बढ़ गई, ठीक है, क्लियर है। So now let's see the next topic, expenditure, budget expenditure, right? Budget expenditure means total estimated expenditure of the government during a fiscal year, right? पहले रिसिप्ट पढ़ा था हमने ऐसे ही, अब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो सरकार करती है, ठीक है, पूरे साल में जो भी एस्टिमेटेड इनका सरकार ये एस्टिमेट करते हैं बजट में फिस्कल ईयर में, ठीक है। अब वो भी दो टाइप के होते हैं, क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही इन जनरल क्या होता है, खर्चा करेंगे यानी कि पैसा जाएगा तो क्या होगा, कुछ बनेगा, हमने कोई एसेट खरीदा, कोई घर बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, या कोई हमने मतलब सरकार ने रोड बनवाए, डैम बनवाए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कहीं भी तो बनवा रही है, वो एसेट बन रहा है ना, एसेट क्रिएट हो रहा है, तो बदले में पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, तो उसके बदले में एसेट बन रहा है, ठीक है। तो वही है इसका भी, इधर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, सरकार ने कोई लोन लिया हुआ था पहले से, ठीक है, अब उसकी क्या कर रही है, वो प्रीपेमेंट, पैसा दे रही है, खर्चा कर रही है, लोन लिया होता सरकार ने, अब उसके बदले अब बाद में आप उसकी पेमेंट कर रही है, खर्चा हो रहा है ना, तो लेकिन क्या हो रहा है आपके वहां से लायबिलिटी भी कम हो रही है, ठीक है। इधर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वही बात होती है, रेगुलर वाला है तो इसमें तो कोई नीदर क्रिएट एनी एसेट और नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी, कोई ना तो आपका लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना ही इसमें कोई एसेट बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये रिकरिंग इन नेचर है रेवेन्यू, मैंने बोला रेवेन्यू कैसा एक्सपेंडिचर है, खर्चा बार बार जो रेगुलर बेस पे होता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, जो नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार एक्सपेंडिचर ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देख लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है, इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपको पता है ना, आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की आगे तैयारी करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन में जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों की जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब, उनकी सैलरीज भी तो देनी पड़ती है, तो वो खर्चा भी तो किसका है, सरकार का, बार बार होता है, तो क्या इसकी उनकी कोई मतलब लायबिलिटी कम हुई, किसी का उधार चुका रही नहीं, तो लायबिलिटी कम नहीं हुई, क्या उसको कोई एसेट बन रहा है, उनके बदले उनसे कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका
सैलरीज देते हैं उसमें, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंशन देते हैं, तो रेंट देते हैं, कहीं पे बिल्डिंग जिसमें लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, रेंट तो देने पड़ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मशीनरी रिपेयर हो सकती है ना, और इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक्सपेंसेस हो गए रेगुलर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो हुआ, लेकिन बदले में कुछ नहीं बदला ना तो कोई ऐसे बन रहा है, ना ही कोई ये अपना लोन चुका रहा है। क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल डैम्स बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रही है सरकार, हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, ऐसे खर्चे कर रही है, तो क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है बदले में, ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लोन कर ई पेमेंट करी है, मैंने बताया एग्जाम्पल में आपको, यही हो गया। नेक्स्ट आपका बनता है क्या है ये, फंक्शनिंग कैसे है सरकार की रेवेन्यू में। रेवेन्यू में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है। क्यों होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए है ना, सैलरी देंगे तब तो लोग काम करेंगे, तो सैलरीज हो गया, बिल्डिंग वगैरह के रेंट हो गए, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो होता है जो कभी कभी होता है इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, सरकार का जो कैपिटल स्टॉक है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। क्लियर। होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई नोट्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और कॉन्टैक्ट अस। एंड सेकेंडली इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, ठीक है, एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, छोटा सा, ज़्यादा देर करनी है, बट अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी रहती है, छोटी छोटी क्लिप से, ठीक है। अब प्लीज़ लाइक, मैं बार बार बोलती हूँ अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, वो लोग पढ़ सके आराम से, और थोड़ी सी हमारी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ेगी, हमें भी आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ गाइस जल्दी और हम वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच। एसआर क्लासेस की तरफ से गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।